हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था जूडिस शेक्सपियर, रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। और मैंने इसमें आपको शॉर्ट समरी पहले समझाई, फिर लॉन्ग समरी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करा रहा था। एक्सप्लेन के अभी 2 पार्ट आ चुके हैं, तो कुछ मैंने उसमें पढ़ाया है। लगभग आधा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और 2 पार्ट और आएंगे। ये तीसरा पार्ट होगा, इसके बाद एक और, यानी कि एक्सप्लेनेशन के टोटल 4 पार्ट आएंगे। तो चलिए हम लोग जहाँ रोके थे वहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को पढ़ना है परहैप्स। ओके, परहैप्स शी स्क्रिबल्ड सम पेजेस अप इन एन एप्पल लॉफ्ट ऑन द स्लाइड। मैंने जब आपको लॉन्ग समरी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था इस लाइन का कोई सेंस मुझे नहीं निकल रहा है। ओके, फिर भी मैं बता देता हूँ। परहैप्स शायद, शी स्क्रिबल्ड मतलब उसने घसीटा, सम पेजेस कुछ पेजों को, यानी कुछ पन्नों को उसने घसीटा, अब ऊपर इन एन एप्पल लॉफ्ट यानी सेब के मचान पर, ऑन द स्लाई धृष्टता से, गुस्से से, मतलब थोड़ा सा नाराज़गी जताते हुए उसने कुछ पेजों को घसीटा। जैसे जब आप छत पर जाते हैं तो सीढ़ी जो बनी होती है उसके किनारे आपने देखा होगा कुछ लकड़ी के साइड में लगे होते हैं सीढ़ी के, तो उसको शायद मचान बोला गया है। पकड़ने वाला होता नहीं, मचान नुमा लकड़ी का लगा होता है सीढ़ी के किनारे, जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो लगा होता है, तो उसको यहाँ पर मचान, उस पर कुछ वो घसीटती है कुछ पेजों को। ओके, फिलहाल मुझे करेक्ट नहीं पता इस सेंटेंस के बारे में, इसके लिए सॉरी। ये जो सेंटेंस है मेरे समझ में नहीं आ रहा। ओके, परहैप्स स्क्रिबल्ड सम पेजेस अप इन एन एप्पल लॉफ्ट ऑन द स्लाई। शायद वो कुछ पन्नों को सेब के मचान पर गुस्से से घसीटती है। इसका सही मतलब निकले तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बट वॉज केयरफुल टू हाइड देम, लेकिन बड़े सतर्कता से उन्हें छुपा लेती है। बट लेकिन, वॉज केयरफुल बहुत सचेत रहती, बहुत सतर्क रहती, टू हाइड देम उन्हें छिपाने के लिए, यानी उन्हें छिपा लेती थी। और सेट फायर टू देम, या फिर उन्हें आग में झोंक देती थी। जैसे मैंने बताया था जूडिस शेक्सपियर को पढ़ने का अधिकार नहीं था उस समय, उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो जब वो कुछ पेज पर कुछ लिखती थी तो उसके माता पिता ना देख पाए, इसलिए वो या तो उनको छुपा लेती थी या तो जला देती थी लिखने के बाद। सून जल्दी ही, हाउएवर हालांकि, बिफोर शी वॉज आउट ऑफ हर टीन्स, अभी वो टीन नहीं हुई थी। टीन का मतलब होता है शादी के लायक होना। अभी वो शादी के लायक भी नहीं हुई थी, उसके पहले ही, बिफोर मतलब उसके पहले ही, शी वॉज आउट ऑफ हर टीन्स, अपनी शादी होने की उम्र के पहले, यानी शादी की उम्र के पहले ही, शी वॉज टू बी बेट्रोथेड, उसकी मंगनी करा दी गई। मंगनी मतलब उसका विवाह तय कर दिया गया। टू द सन, बेटे से, ऑफ ए नेबरिंग वूल स्टेपलर, पड़ोस के एक ऊन वाले व्यापारी के बेटे के साथ। पड़ोस में ऊन का व्यापारी रहता था, उसी के बेटे के साथ जूडिस शेक्सपियर की मंगनी कर दी जाती है, उसका विवाह तय कर दिया जाता है। ओके, तो ये जब मैंने लॉन्ग समरी पढ़ा है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मैंने हो सकता है सही ना बताया हो। वूल स्टेपलर मैंने वहाँ नाम बता दिया था, हालांकि वो नाम नहीं है। वूल स्टेपलर मैंने देखा तो ये होता है ऊन का व्यवसायी, यानी कि ऊन का व्यापारी। तो वहाँ भी सही था, कोई गलत नहीं था। ओके, तो उसकी क्या होती है, मंगनी करा दी जाती है, उसकी सगाई हो जाती है ऊनी व्यापारी के लड़के से, पड़ोस में ही था। शी क्राइड आउट दैट मैरिज वॉज हेटफुल टू हर, वो चिल्लाती है, शी क्राइड आउट, वो चिल्लाती है, दैट की मैरिज वॉज हेटफुल टू हर, कि जो शादी है उसके लिए घृणा की चीज़ है। मतलब मैं शादी से नफरत करती हूँ। जूडिस शेक्सपियर कहती है मैं शादी से नफरत करती हूँ। एंड फॉर दैट, और इसलिए, शी वॉज सेवरली बीटन, उसको कई बार पीटा भी जाता है, बाई हर फादर, उसके पिताजी के द्वारा, यानी उसके पिता कई बार उसको मारते भी हैं। जब वो कहती है मैं शादी नहीं करूँगी तो उसके पिता उसको कई बार मारते भी हैं, पीटते हैं। देन फिर उसके बाद ही सीज्ड टू स्कोल्ड हर, वो
उसको डांटना बंद कर देते हैं, मारना पीटना डांटना सब बंद कर देते हैं। ही बेग्ड हर इंस्टेड नॉट टू हर्ट हिम, और वो कहते हैं कि ही बेग्ड मतलब कहते हैं या मांगते हैं, भीख मांगना बेग्ड का मतलब होता है, वो भीख मांगते हैं कि नॉट टू हर्ट हिम, मुझे चोट मत पहुंचाओ, मुझे दुखी मत करो। उससे कहते हैं, जैसे होता है ना इमोशनली प्रेशर डालना, जब आप किसी को समझा बुझा कर हार जाते हैं, नहीं मानता है, तो आप उसको बड़े प्यार से मनाते हैं, आंखों में आंसू भर के, कि अब हमारी इज्जत आप ही के हाथ में है। तो उसके पिता भी जब उसको मार पीट करके शांत हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो इमोशनली उसको प्रेशर करते हैं, उसको उस पर प्रेशर डालते हैं शादी के लिए, भावुक होकर के, आंखों में आंसू लेकर के। ओके, देन ही सीज टू स्कोल्ड हर, फिर वो, ये तो मैंने पढ़ा दिया कि डांटना बंद कर देते हैं। ही बेग्ड हर इंस्टेड नॉट टू हर्ट हिम, वो कहते हैं कि मुझे हर्ट मत करो, चोट मत पहुंचाओ, नॉट टू सेम हिम, और मुझे सेम मतलब शर्मिंदा मत करो, इन दिस मैटर ऑफ आवर मैरिज, शादी के इस मामले में, शादी के अपने इस मामले में मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे चोट मत पहुंचाओ। अब मेरी पगड़ी तुम्हारे चरणों में है, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ही वुड गिव हर चेन ऑफ बीड्स, वो कहते हैं मैं तुम्हें मोतियों की माला भी दूंगा, मतलब उसको लालच भी देते हैं। लड़कियों को पहले लालच दिया था कि शादी में तुम्हें अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छे गहने मिलेंगे, तो कहते हैं ही वुड गिव हर चेन ऑफ बीड्स, वो उसको मोतियों की माला भी देंगे, और फाइन पेटीकोट, एक अच्छा पेटीकोट भी यानी कपड़े देंगे। ही सैड, वो कहते हैं, एंड देयर वर टीयर्स इन हिज आइज, और उनकी आंखों में आंसू थे, मतलब रो रो कर कह रहे थे, दुखी थे उनके पिता, प्रेशर डाल रहे थे, रो रो कर पलझा रहे थे, ओके, चूतिया बना रहे थे। फिर आगे देखिए, हाउ कुड सी डिसोबे हिम, अब वो कैसे उनको मना कर दे, डिसोबे का मतलब आज्ञा ना मानना। तो अब इतना जब रो रो कर उससे कह रहे थे शादी कर लो बेटी, शादी कर लो, तुम बड़ी हो गई, तो कैसे उनको मना कर दे, हाउ कुड सी डिसोबे हिम, कैसे उनकी आज्ञा का पालन न करे। फिर है हाउ कुड सी ब्रेक हिज हार्ट, उनका दिल कैसे तोड़ दे, लेकिन फिर भी वो तोड़ती है। आगे देखिए क्या होता है, द फोर्स ऑफ हर ओन गिफ्ट, उसकी जो खुद की गिफ्ट थी, मतलब उसकी जो खुद की प्रतिभा थी, उसकी शक्ति ने, फोर्स मतलब शक्ति, ऑफ हर ओन गिफ्ट, उसके खुद की प्रतिभा यानी उसकी खुद की प्रतिभा की शक्ति ने, एलोन ड्रोव हर टू इट, इसकी ओर उसको ढकेल दिया, हाँक दिया। ड्रोव ड्राइव का सेकंड फॉर्म है, ड्राइव का मतलब चलाना या हाँकना, तो उसको चला दिया, मतलब ऐसा तो है ना, उसको मतलब जाने के लिए विवश कर दिया। आप कहाँ जाने के लिए विवश किया, वो आगे बताया गया है, यानी कि उसके जो अंदर की प्रतिभा थी उसने उसको जाने के लिए विवश कर दिया, फोर्स कर दिया। ओके, कैसे, सी मेड अप ए स्मॉल पार्सल, वो एक छोटा सा गट्ठर बनाती है, ऑफर बिलोंगिंग्स, अपनी सारी वस्तुओं की, यानी उसकी जो वस्तुएं थे, उसके जो सामान थे, कपड़े और जो भी गहने थे थोड़े बहुत, उनका एक गट्ठर बनाती है। लेट हर सेल्फ डाउन बाई ए रोप, और डाउन मतलब नीचे, बाई ए रोप मतलब सीढ़ियों के द्वारा, यानी सीढ़ियों के द्वारा, सॉरी रोप का मतलब रस्सी होता है, और रस्सी के द्वारा वो नीचे उतर जाती है। वन समर्स नाइट, एक गर्मी की रात, यानी एक गर्मी की रात वो क्या होता है, छत से रस्सी के द्वारा नीचे उतर जाती है अपना गट्ठर उट्ठर सब बांध करके। एंड टूक द रोड टू लंदन, और लंदन का रोड पकड़ लेती है, मतलब लंदन भाग जाती है जहाँ इसके भाई भागे थे। तो जूडिथ शेक्सपियर परेशान होकर, और जब वो जानती है कि अब अगर यहाँ रहूँगी तो शादी हो ही जाएगी, इसलिए उस सिचुएशन को सामना नहीं कर पाने की वजह से वो रस्सी से नीचे उतर करके लंदन भाग जाती है। शी वॉज नॉट 17, अभी वो 17 वर्ष की भी नहीं थी। द बर्ड्स दैट सैंग इन द हेज, द बर्ड्स मतलब चिड़ियाँ, दैट सैंग जो गा रही थी, इन द हेज मतलब झुंड में, हेज का मतलब घेरा बना करके गा रही थी, वर नॉट मोर म्यूजिकल, वो भी उतने मधुर नहीं थे, देन शी वॉज, जितनी की ये थी, यानी जितनी मधुर जूडिथ शेक्सपियर थी, जितनी प्रतिभाशाली जूडिथ शेक्सपियर थी, उतनी
वे पक्षी भी नहीं थे जो झुंड में घेरा बना करके गा रहे थे। शी हैड द क्विकेस्ट फैंसी, एक अद्भुत कल्पना थी, कल्पनाशील व्यक्ति थी, कल्पना करने की एक अद्भुत क्षमता थी। फैंसी का मतलब कल्पना करना। तो जूडिथ शेक्सपियर के पास अद्भुत कल्पना करने की शक्ति थी, एक गिफ्ट और एक उपहार था, एक प्रतिभा थी। लाइक हर ब्रदर्स, उनके भाई की तरह, जैसे विलियम शेक्सपियर के पास प्रतिभा थी, कला थी, वैसे इसके पास भी वही गिफ्ट थी, वही प्रतिभा थी। फॉर द ट्यून ऑफ वर्ड्स, संसार के राग के प्रति, यानी संसार को जानने के प्रति जो इंटरेस्ट विलियम शेक्सपियर में था, वही इंटरेस्ट किस में था? जूडिथ शेक्सपियर में। लाइक हिम, उसकी तरह सी हैड ए टेस्ट फॉर द थिएटर, इनको भी थिएटर में रुचि थी। जैसे विलियम शेक्सपियर को थिएटर में रुचि थी, वैसे इनको भी रुचि थी। सी स्टूड एट द स्टेज डोर, स्टेज डोर पर जाती है, खड़ी होती है। सी वांटेड टू एक्ट, सी सैड, उसने कहा कि मुझे काम करना है, यानी एक्ट करना है। यानी जब ये लंदन में जाती है तो जो फिल्म स्टार होते हैं, फिल्म स्टार, उसमें फिल्में तो नहीं बनती थी, ड्रामा होता था, तो उस प्रत्येक ड्रामे के मालिक के पास जाती है, मैनेजर के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे एक्ट करना है। सी वांटेड टू एक्ट, वो एक्ट करना चाहती थी। सी सैड, उसने कहा। मैन लाफ्ड इन हर फेस, अब जब लोगों से, मैनेजर से इसने कहा कि मुझे एक्ट करना है, तो लोग हंसने लगे उसके चेहरे पर कि अपना मुंह देखो। द मैनेजर, एक मैनेजर था, फैट, जो मोटा था, लूज लिप्ड मैन, उसके होंठ जो थे वो मोटे थे, वो लटके हुए थे। गफेड, उसने ठहाके मार मार कर हंसने लगा। एक मैनेजर जो था काफ़ी मोटा था, उसके होंठ भी लटके हुए थे, वो ठहाके लगा लगा करके हंसने लगा। तुम बनोगी एक्टर, ऐसे कहने लगा। ही बिलोड समथिंग अबाउट पोडल्स डांसिंग एंड वुमेन एक्टिंग, उसने बिलोड का मतलब कहा, समथिंग मतलब कुछ, अबाउट के बारे में, पोडल्स मतलब घुंघराले बाल वाले कुत्ते एक प्रकार के होते हैं, तो उनके डांस के बारे में, एंड वुमेन एक्टिंग, और लड़कियों की एक्टिंग के बारे में उसने कुछ कहा। इनकी दोनों की तुलना की, लड़कियों की एक्टिंग और कुत्तों के डांस के बारे में कुछ तुलना की। पोडल्स डांसिंग का मतलब जो कुत्ते का डांस होता है, घुंघराले बाल वाला पोडल्स होता है, कुत्ता होता है, उसके डांसिंग और वुमेन एक्टिंग के बारे में कुछ टिप्पणी की, मतलब मजाक उड़ाया कि तुम दोनों एक ही तरह हो, कोई फ़र्क नहीं है। नो वुमेन, उसने कहा नो वुमेन, कोई औरत नहीं। ही सेड, उसने कहा कुड पॉसिबली बी एन एक्ट्रेस, एक एक्ट्रेस हो सकती है, यानी अभिनेत्री हो सकती है। उसने कहा कोई भी औरत एक्ट्रेस नहीं हो सकती, अभिनेत्री नहीं हो सकती, मतलब हीरोइन नहीं हो सकती। ही हिंटेड, उसने संकेत दिया। यू कैन इमेजिन वॉट, तुम कल्पना कर सकती हो कि तुम क्या बोल रही हो। मैनेजर ने उसको चिढ़ाया और डांटा, कहा तुम कैसे कल्पना कर सकती हो कि तुम एक्ट्रेस बनोगी। यू कैन इमेजिन वॉट, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि तुम हीरोइन बन जाओगी, एक्ट्रेस बन जाओगी। सी गेट नो ट्रेनिंग इन हर क्राफ्ट, उसे उसकी कला में कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई, वहाँ पर उसको अभ्यास करने का मौका नहीं दिया गया, अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका नहीं दिया गया उसको। वही कह रहे हैं, सी कुड गेट नो ट्रेनिंग इन हर क्राफ्ट, अपनी कला में कोई ट्रेनिंग ना पा सकी। ओके, कुड सी इवन सीक हर डिनर इन ए टैवर्न और रूम, रोम एविडेंटली अपॉन द, कुड सी इवन सीक, क्या वो ग्रहण कर सकती थी, ग्रहण मतलब ले सकती थी, हर डिनर मतलब अपना रात का भोजन, इन ए टैवर्न, उस शराबशाला में, मधुशाला में, और रूम, या घूम सकती थी द स्ट्रीट्स, गलियों में, एट मिडनाइट, रात में। अब यहाँ पर वो प्रश्न कर रही है वर्जिन वुल्फ, जब उसको एक्टिंग नहीं करने दिया गया तो क्या वो शराबशाला में, मधुशाला में खाना खा सकती थी? उसको खाने देते लोग? नहीं खाने देते। गलियों में क्या उसको घूमने देते? नहीं घूमने देते। येट हर जीनियस वॉज फॉर फिक्सन, लेकिन फिर भी उसका जो जीनियस था, उसकी जो प्रतिभा थी वो फॉर फिक्सन, कल्पना के लिए, यानी उसकी जो कल्पना करने की प्रतिभा थी। एंड लस्टेड, और जो रुचि थी, टू फीड, जानने के लिए। अब यहाँ फीड का मतलब खिलाना नहीं,
जानने के लिए, अबेडेंटली मतलब प्रचुरता से, अपॉन द लाइफ्स ऑफ मेन एंड वुमेन, आदमी और औरतों के जीवन के बारे में, यानी आदमी और जीवन के बारे में जानने के लिए उसकी जो रुचि थी, एंड और द स्टडी ऑफ देयर विप्स, और उनके तौर तरीक़ों के बारे में जानने के लिए भी उसकी काफ़ी रुचि थी उसमें। ओके, द स्टडी मतलब अध्ययन ऑफ देयर वेज, उनके तौर तरीक़ों, यानी आदमियों के तौर तरीक़ों के बारे में वो अध्ययन करना चाहती थी, उसमें उनको रुचि थी, उनके जीवन के बारे में जानना चाहती थी। ओके, तो यट हर जीनियस वॉज फॉर फिक्शन, कल्पना करने की अद्भुत क्षमता थी। लस्टेड मतलब रुचि थी, टू फीड अबेडेंटली मतलब प्रचुरता से जानने की, किसके बारे में, अपॉन द लाइफ्स, एंड अपॉन द लाइफ्स मतलब जीवन के बारे में, ऑफ ए मैन एंड वुमेन, आदमी और औरतों के बारे में जानने की इच्छा थी। और क्या थी, एंड द स्टडी ऑफ देयर वेज, और उनके तौर तरीक़ों के बारे में स्टडी करने की, यानी स्टडी करने की, जानने की इच्छा थी। ओके, एट लास्ट, अंत में, फॉर शी वॉज वेरी यंग, क्योंकि वो अभी बहुत मतलब यंग थी, ज़्यादा एज की नहीं थी। ऑडली लाइक शेक्सपियर, एकदम शेक्सपियर की तरह। ऑडली का मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से, शेक्सपियर की तरह, द पोइट जो कि कवि थे, शेक्सपियर कवि थे, मतलब ड्रामेटिस्ट भी थे, कवि थे, एकदम उनकी तरह असाधारण रूप से, इन हर फेस, और उनके चेहरे की जैसा, इनका चेहरा भी एकदम वैसे ही था जैसे शेक्सपियर का था। विद द सेम ग्रे आइज, और उनकी आंखें भी वैसी ही भूरी थी जैसी शेक्सपियर की थी। एंड राउंडेड ब्राउज, उनके भौं भी थे वैसे ही राउंड यानी घूमे हुए थे जैसे शेक्सपियर के। यानी शेक्सपियर और जूडिथ शेक्सपियर, यानी विलियम शेक्सपियर और जूडिथ शेक्सपियर के जो चेहरे थे वो काफ़ी मिलते थे। उनकी आंखें वैसी भूरी की भूरी थी, भौं भी वैसी थी, प्रतिभा भी लगभग समान थी। तो आश्चर्यजनक रूप से दोनों एक दूसरे से मिलते थे। एट लास्ट, अंत में, निक ग्रीन द एक्टर मैनेजर, ये एक्टर मैनेजर था, निक ग्रीन एक्टर मैनेजर था, टूक पिटी ऑन हर, वो इस पर दया दिखाता है, मतलब जब इसके पास काम मांगने जाती हैं जूडिथ शेक्सपियर निक ग्रीन के पास, तो ये दया दिखाता है। शी फाउंड हरसेल्फ विद ए चाइल्ड बाय दैट जेंटलमैन, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनका शोषण किया जाता है। वो जो जेंटलमैन था इनके साथ अनैतिक काम करता है और इनको एक बच्चा हो जाता है, मतलब प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ये बच्चा नहीं होता है फिलहाल। एंड सो हु शैल मेजर द हीट एंड वायलेंस ऑफ द पोइट्स हार्ट, who shall measure the heat and violence of the poet's heart when caught and tangled in a woman's body? Who shall measure, कौन माप सकता है, मेजर का मतलब नापना है, फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेजर का मतलब अंदाज़ा लगाना। ओके, हु शैल मेजर, कौन अंदाज़ा लगा सकता है, द हीट मतलब गर्मी की, एंड वायलेंस और हिंसा, ऑफ द पोएट्स हार्ट कवि के दिल की, यानी कवि के दिल, यहाँ कवि खास करके उस जूडिथ शेक्सपियर के लिए मेरे ख्याल से आया है। तो उसके दिल की जो दशा हो गई थी, चूँकि उसको प्रेग्नेंट कर दिया गया, उसके साथ शोषण किया गया, उसके साथ अनैतिक कार्य किया गया, तो उसमें उसके दिल में क्या गुस्सा था और क्या मतलब कैसी कैसी भावनाएं आ रही थी, कितनी वो उसमें उदास थी, उसको कौन जान सकता है। हु शैल मेजर मतलब कौन नाप सकता था, हीट मतलब गर्मी यानी क्रोध उसके अंदर, एंड वायलेंस और हिंसा जो उसके साथ हिंसा हुई थी, जो उसके साथ शोषण हुआ था, ऑफ द पोएट्स हार्ट पोएट के दिल, यानी पोएट के दिल की हिंसा को और उसके साथ हुए शोषण को कौन जान सकता है, कौन माप सकता है। When caught and tangled in a woman's body, जब एक औरत के बॉडी में उलझन हो जाती, टैंगल्ड का मतलब उलझ जाना, कॉट का मतलब फंस जाना, तो आप समझ सकते हैं, मैं कहना नहीं चाहता कि जब एक औरत के बॉडी में मतलब वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो आप जानते हैं दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसी को बोल रहा है कॉट एंड टैंगल्ड मतलब फंसना और उलझ जाना,
वुमेन्स के बॉडी मतलब उस औरत के शरीर में जब उलझन होने लगी, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और उसके साथ अनैतिक कार्य हुआ, मतलब वो जब प्रेग्नेंट हो गई, तो इसको कौन जान सकता है? कोई नहीं वहाँ था इसका सुनने वाला। जूडी शेक्सपियर वहाँ अपने आप को बहुत लाचार पाती है और इस कारण जब वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाती है, इस अपमान को जब सहन करने में असमर्थ हो जाती है, किल्ड हरसेल्फ, तो स्वयं को मार देती है वन विंटर्स नाइट्स, एक ठंडी की रात को, एंड लाइज बरीड एट सम क्रॉस रोड्स, और क्रॉस रोड यानी चौराहे के पास कहीं वो दफना दी जाती है, वेयर द ओमनी बसेस नाउ स्टॉप आउटसाइड द एलिफेंट एंड कैसल, जहाँ पर ओमनी यानी छोटी छोटी बसें आकर रुकती हैं वहीं पर उसको दफना दिया गया। ओके, द मोर और लेस इज़ हाउ द स्टोरी वुड रन, और कुछ इसी प्रकार ये कहानी चलती है। आई थिंक मेरे ख्याल से इफ़ ए वुमेन, यदि कोई औरत इन शेक्सपियर्स डे, शेक्सपियर के ज़माने में, हैड शेक्सपियर जीनियस, शेक्सपियर की जैसी प्रतिभा रखती है। वर्जीनिया वुल्फ कहते हैं शेक्सपियर के ज़माने में अगर किसी लड़की के पास ऐसी प्रतिभा होती थी जैसी जूडी शेक्सपियर के पास थी, तो उसके साथ लगभग यही कहानी चलती थी, यही कहानी होती थी, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, उसका शोषण करके और फिर उसको विवश कर दिया जाता था सुसाइड करने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, समझ में आया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट कौन सा लेसन पढ़ना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।